नमो नमः। नमस्कारः। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्योऽयं भारतो देशः, धन्येयं सुरभारती, तदुपासका वयं धन्याः, अहो धन्य परंपरा। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत के लकारों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लकार माने क्या। उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे कि आप ये समझिए, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, तो आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए और मुझे ये भाषाएं सिखा दे। अहम सुनीता थत्ते अस्मि, अहम संस्कृत देशात् आगतास्मि, अहम आङ्ग्लभाषां न जानामि, अहम मराठी भाषामपि न जानामि, अहम हिन्दीम् अपि न जानामि। तर्हि कृपया कोऽपि माम् आङ्ग्लभाषां पाठयतु। यदा आङ्ग्लभाषायां कथनीयमस्ति कि अहं गच्छामि, अहं पठामि, तदा किं कथनीयम्? कोऽपि वदतु, कृपया पाठयतु। I am गुणित going. बोलो। आई I एम go. गोइंग। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। तो यदा त्वं गच्छसि तदा यू एम गोइंग। शुद्धमस्ति किम्? No, no. नो, तर्हि किं नहीं, भविष्यति? नहीं. किं भविष्यति? You go. You are going. यू आर गोइंग। देन यदा अहं सः गच्छति इति अहं वक्तुम् इच्छामि, तदा ही आर गोइंग शुद्धमस्ति किम्? No, नहीं. नो, तर्हि आङ्ग्लभाषा We- बहु कठिना we अस्ति। are going. इदानीं हिन्दी भाषायां वदामि। यदा अहं वक्तुम् इच्छामि, अहं गच्छामि, तदा अहं वदामि मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। तर्हि यदा त्वं गच्छसि तदा तुम जाता हूँ शुद्धमस्ति किम्? नहीं, नहीं. नहीं नहीं, किं भविष्यति? आप जा रहे हैं. आप जाते हो। या तुम जाते हो। और राम जाता है तो राम जाते हो शुद्धमस्ति किम्? नहीं, नहीं. नास्ति। तर्हि हिन्दी नास्ति. भाषा अपि कठिना अस्ति। तर्हि अहं वक्तुम् इच्छामि यत् सर्वाः एव भाषा यदि सम्यक् न पठिता तर्हि कठिना भवन्ति, परन्तु यदि वयं सम्यक् रूपेण अध्ययनं कुर्मः तर्हि सर्वाः भाषाः अत्यन्त सरलाः भवन्ति। संस्कृत भाषा तो अत्यंत सरला, मधुरा, परिष्कृता, सुसंस्कृता, वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। ये बहुत वैज्ञानिक भाषा है, बहुत सरल है, बहुत सरस है। व्याकरणादि नियमों से ये निबद्ध है, इसलिए एक अक्षर, एक विसर्ग, एक हलंत और एक अनुस्वार का भी प्रयोग इधर उधर करने की छूट नहीं है। पर इतनी गठी हुई है वो व्याकरण के नियमों में कि एक बार अगर सीख ली तो कभी गलती होती ही नहीं है। तो जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ने के लिए भी थोड़ा बहुत प्रयत्न तो करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए भी थोड़ा प्रयत्न करते हैं, मराठी पढ़ने के लिए भी थोड़ा प्रयत्न करते हैं, वैसे ही अगर हम संस्कृत पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो संस्कृत भाषा को भी हम सरलता से सीख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लकारों के विषय में। लकार माने क्या? इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं टेंस, जब किसी भी बात को हमें विविध कालों में या विधि, आज्ञा, निवेदन, आशीर्वाद इत्यादि विषयों में जब हमें अपने भावों को व्यक्त करना होता है तो वहां होता है संस्कृत भाषा में लकारों का प्रयोग, जैसे इंग्लिश में होता है टेंस का प्रयोग। तो संस्कृत भाषा में जो लकार है वो एक्चुअली धातु में लगने वाले प्रत्यय हैं। अब हर प्रत्यय अभी हम नाम उनके जानेंगे, तो उनके सबके आगे चूंकि ल लगा है इसलिए उसको लकार कहते हैं। तो वो जो 10 लकार है, संस्कृत में कुल 10 लकार हैं। उनके नाम है लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। सुन के ऐसा लग रहा है कि बड़े कठिन है, कैसे याद करेंगे? पर वही मैंने बताया कि टेक्निक से याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। दो ही शब्द हैं, लट और लंग। अब लट में हम अगर क्रमशः अ, ई, उ, री और ए ओ की मात्रा लगा देंगे तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। और फिर लंग में भी हम क्रमशः ई, उ और री की मात्रा लगाएंगे तो लंग, लिंग, लुंग और लिंग। इस तरह से कुल 10 लकार है। पर घबराइए मत, हमें प्राथमिक स्तर पर 10 लकार पढ़ने नहीं है और आज हम उनकी चर्चा भी नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर 5 लकारों से हमारा काम चल जाता है। हम उनके विषय में अभी बात करेंगे, जब स्लाइड खोलेंगे तब उनके विषय में बात करेंगे। अभी हम केवल इतना जान लें कि हिंदी भाषा की तरह या आंग्ल भाषा की तरह संस्कृत भाषा के भी कुछ नियम है।
वहां कुछ लकार है, कुछ धातुएं हैं, कुछ गण हैं, कुछ पद हैं, कुछ धातुओं के प्रकार हैं। उनको भले याद न करें, पर उनकी जानकारी हमको प्रारंभिक स्तर पे लेना जरूरी है। तो ये जैसे ये 10 लकार है, वैसे ही संस्कृत में जो धातुएं हैं वो अपने मूल रूप में जब रहती हैं तो उनको कहते हैं धातु। और जब इनमें लकार के प्रत्यय लग जाते हैं तब इनको कहते हैं पद। और जब कोई सा भी शब्द, कोई सी भी धातु जब पद बन जाती है तभी उसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जब तक हमने धातु को पद नहीं बनाया, मतलब जब तक धातु मूल रूप में है तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पाणिनि जी कहते हैं कि अपदम न प्रयुंजी। किसी भी मूल शब्द को, चाहे वो प्रातिपदिक हो चाहे वो धातु हो, जब तक पद नहीं बनाएंगे तब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऊपर आई बटन पर जाकर आप पद के विस्तृत विवेचन का वीडियो देख सकते हैं। और पद बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, पर जब हमें पद वाक्य में क्रिया इत्यादि को दर्शित करने के लिए बनाना होता है तो उनमें ये लकार हमें लगाने पड़ते हैं। अब ये लकार के जो प्रत्यय हैं वो कुल 18 प्रत्यय हैं। अब आपको फिर लगेगा कि हमने तो 9 ही पढ़े, तीत अंति सीथ थ मी वह म। पर धातुओं के फिर 2 प्रकार हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो परस्मैपदी के 9, आत्मनेपदी के 9, इस तरह कुल 18 प्रत्यय। पर हमें वो 18 नहीं पढ़ने, हमें केवल 9 पढ़ने, परस्मैपदी पढ़ने। अब क्या होता है कि ये परस्मैपदी जो धातुएं भी हैं, इनके जब रूप चलते हैं तो सारी धातुओं के रूप एक जैसे नहीं चलते। पठ का हमें वर्तमान बनाना है तो हम पठती बनाते हैं, पर चुर का बनाता है तो हम चोर यति बनाते हैं कि ये बीच में आ जाता है। अस का बनाना है तो पठती की तरह असति नहीं बनता, अस्ति बन जाता है। और तन का बनाता है तो तनति नहीं बनता, तनोति बन जाता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, हम इन सबको भी अभी पढ़ने वाले नहीं है, हम केवल एक प्रकार की धातु पढ़ेंगे। तो इसके लिए पाणिनि जी ने क्या किया कि सारी धातुओं को 10 गणों में विभक्त कर दिया। अब उन गणों के केवल नाम जान लें, भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, रुधादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि अपने को मूल रूप से जो प्रारंभिक स्तर का व्याकरण है वो पढ़ना है। अब ये नाम केवल सुनने, आपको याद नहीं करने। इसमें से जो पहला गण है भ्वादिगण, आज हम उसी गण में धातु रूप बनाएंगे। और भ्वादि गण में धातु रूप बनाना अगर आ गया तो हमारा 80% काम चल जाता है, क्योंकि अन्य गणों की धातुएं जितनी है उन सबको मिला दें तो भी भ्वादिगण की धातु उनकी तुलना में ज्यादा है धातु पाठ में। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर केवल भ्वादिगण की धातुओं से हमारा काम चल जाए। तो अब जब संस्कृत पढ़ने की हमने शुरुआत की है तो कुछ ध्यातव्य नियम है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो हमने हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है, मराठी में पढ़ा हुआ है, पर संस्कृत में एक और वचन है जिसका नाम है द्विवचन। इसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी मैंने जो बात बताई कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लट लिट लुट रेट लेट लोट लंग लिंग लुंग और लिंग। इसी तरह हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। और जो संबोधन है वो प्रथमा ही होती है। और इसी तरह संस्कृत में 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसके विषय में हमने पिछले व्याख्यान में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। अब संस्कृत में लिंग, जो हमने बोला 3 लिंग होते हैं, उनके बारे में हम अब यहाँ जानकारी लेंगे। सुनने में ऐसा लगता है कि पुरुष का द्योतक शब्द होगा तो वो पुल्लिंग में होगा, स्त्री का द्योतक होगा तो स्त्रीलिंग में होगा, और सजीव होगा तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा, और निर्जीव होगा तो नपुंसकलिंग में होगा। पर ऐसा हरगिज नहीं है। संस्कृत की सारी संज्ञाएं
3 लिंगों में विभक्त है। लिंगानुशासन नाम के ग्रंथ में उनको अनुशासित किया गया है। कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग में है। वैसे जानने के लिए आप जान लें कि जैसे बालकः ये पुल्लिंग शब्द है, बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, और चक्रम ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो प्रायः ऐसा होता है कि अकारांत शब्द है तो वो पुल्लिंग होते हैं, आकारांत ईकारांत शब्द है तो वो स्त्रीलिंग होते हैं, और अकारांत निर्जीव वस्त्रों को नपुंसक लिंग में रखा होता, पर ये नियम नहीं है। कभी कभी अकारांत निर्जीव शब्द भी पुल्लिंगी होते हैं, जैसे विद्यालय नपुंसक लिंग नहीं है, विद्यालयः है। वृक्ष वृक्षः पुल्लिंग शब्द है। बालक बालकः ये पुल्लिंग शब्द है, पर मित्र जो दोस्त का फ्रेंड का पर्यायवाची है वो मित्र शब्द नित्य नपुंसक लिंग में आता है, मित्रम। इसी तरह पत्नी भार्या इत्यादि ये शब्द है, ये स्त्रीलिंगी शब्द है, पर इसका जो पर्याय है कलत्र ये नित्य नपुंसक लिंग में होता है, कलत्रम। और इसका एक पर्याय और है दार शब्द। तो वो दार शब्द जो है वो पुल्लिंग में होता है और नित्य बहुवचनांत होता है, दाराहा ऐसा प्रयोग होता है। तो इसलिए लिंग के विषय में हमको अभी प्रारंभिक स्तर पर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रयोग देख के हम समझते जाएंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। प्रायः जो हिंदी के लिंग है वो सटीक बैठते हैं, किन्हीं किन्हीं शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फिर आगे जाके लिंग को अनुशासित करने के भी बहुत सारे नियम है, पर आज पहली क्लास में हम उन नियमों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आशा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे और विस्तार से समझने के लिए ऊपर आई बटन पर एक वीडियो की लिंक लगा रही हूँ, उसे अवश्य देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वचन की। संस्कृत में इंग्लिश और हिंदी के समान एक वचन और बहुवचन तो होता ही है, पर एक अतिरिक्त वचन भी होता है, द्विवचन। इसलिए जब हम शब्द रूप बनाते हैं या धातु रूप बनाते हैं तो हमारे सारे रूप 3 वचनों में जाते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बालकः बालकौ बालकाः, चक्रम चक्रे चक्राणि, या अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम। 3 वचनों में हमारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जाते हैं, सह तौ ते। उसी तरह हमारी क्रियाएं, हमारे धातु रूप भी 3 वचनों में प्रयुक्त होते हैं, पठति पठतः पठन्ति। आगे देखिए। पर उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स अवश्य करें, इसे अपने मित्रों एवं छात्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे श्रम का लाभ अधिकाधिक छात्रों को मिल सके। और हाँ, इसे हाइप करना न भूलें। इस प्रकार संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं। अभी जो मैंने पुरुष की बात की, पुरुषाहा, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे बोलता है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोलता है वो प्रथम पुरुष। ये बात तो सबको क्लियर है, पर इंग्लिश से अगर इसकी तुलना करें तो ये बात हमारी ध्यान में बहुत अच्छी तरह हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष नहीं है। इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष नहीं है। इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का उत्तम पुरुष है। अंग्रेजी का जो सेकंड पर्सन है वो संस्कृत का मध्यम पुरुष है, और अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष है। मतलब संस्कृत का प्रथम पुरुष अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। इस बात को हम ध्यान में रखकर फिर आगे हम वाक्य रचना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आशा है आपको जहां तक अभी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे विस्तार से समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर लगे हुए पुरुष और लकार के वीडियो को अवश्य देखें। अब हम चलते हैं लकारों पर। अभी मैंने आपको बता दिया है कि 10 लकार होते हैं, पर आज हमको जो पढ़ना है पहले हम उन लकारों की चर्चा करें। प्राथमिक स्तर पर हमें जो लकार पढ़ने हैं वो 5 ही पढ़ने हैं।
इन 5 लकारों का ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है। और आज तो हमारा मुख्य जो पाठन होगा वो लट लकार पर ही होगा और हम थोड़ा सा लट लकार को पढ़ेंगे। लट लकार माने वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में। जब हमें कोई वर्तमान काल का वाक्य बनाना होता है तो उस काल के प्रयोग के लिए हम जिस लकार का प्रयोग करते हैं वो लकार होता है लट लकार। जब हमें जो बात बीत चुकी है, भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात है, ऐसा कोई वाक्य बनाना होता है कि राम गया, मैंने पढ़ा, इस तरह के वाक्य जब बनाने होते हैं तब हम धातु में लंग लकार लगाते हैं। जब हमें भविष्य काल की बात करनी होती है, पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, बालक पढ़ेंगे, इस तरह के जब प्रयोग करने होते हैं तो हमें लिट लकार का प्रयोग करना होता है। राम पठति माने राम पढ़ता है, राम अपठत माने राम ने पढ़ा, और राम पठिष्यति माने राम पढ़ेगा। अब ये 2 लकार और है जिनका प्रयोग हमें संस्कृत में बार बार करना होता है, हिंदी में भी करना होता है कि हमें किसी को आज्ञा देनी होती है कि तुम पढ़ो, राम पढ़े, मैं पढ़ूं, खुद को भी हम आज्ञा देते हैं। ऐसे प्रयोग जहां होते हैं वहां लोट लकार का प्रयोग होता है क्रिया के साथ, धातु के साथ, और उसके रूप बनते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर वह पढ़े तो सह पठतु, राम पढ़े, राम पठतु। पर आज्ञा प्रायः मध्यम पुरुष को ही दी जाती है, इसलिए लोट लकार का प्रयोग प्रायः मध्यम पुरुष में ही होता है। तुम पढ़ो, त्वम पठ, त्वम गच्छ, त्वम खाद। हिंदी में भी तो हम बोलते तू पढ़, तू जा, बस वही वही है लोट लकार। तुम पठ, तुम पढ़ो, तुम लिख, हिंदी में कहते हैं लिख, तुम लिख, तो ये लोट लकार है। और एक और आज्ञा होती है जो थोड़ी नरम होती है, मतलब विधि होता है, नियम होता है कि ऐसा करना चाहिए, ये नियम है। तो ऐसा प्रयोग जहां पर होता है वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और इसके जो रूप है वो चलते हैं पठे, पठेताम, पठे युहु। इसकी चर्चा भी आज हमको नहीं करनी है, पर प्रारंभिक स्तर पर जान ले आप कि उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। आप सबको सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सदा सत्यम वदेयुहु, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, त्वम सत्यम वदेहे। देखिए, चाहिए में और आज्ञा में थोड़ा सा फर्क है। लोट लकार जो है वो कड़क आदेश है और विधिलिंग लकार जो है वो नरम आदेश है। लोट लकार में ऑप्शन नहीं है, आज्ञा दी तुमको करना ही है। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायात मा प्रमद। सदा सत्य बोलो, गुरु शिष्य को आज्ञा देता है, ऑप्शन नहीं, बोलना ही पड़ेगा। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात मा प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। ऐसा जब प्रयोग होता है तो वहां लोट लकार होता है। पर जहां पर उपदेशात्मक आज्ञा होती है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत, मैंने आपको नियम बता दिया, अब आपकी इच्छा पर है। अगर आपको सन्मार्ग पर चलना है तो बोलिए, और नहीं चलना है तो मत बोलिए। थोड़ा सा ऑप्शन होता है विधिलिंग लकार में। तो आशा है आपको ये 5 लकार समझ में आ गए होंगे। और इन्हें और विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर लगे हुए वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं लट लकार की। लट लकार के धातु रूप बनाते समय हमको 3 पुरुषों के कर्ताओं की और 3 पुरुषों के क्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो क्रिया है वो अभी केवल मौखिक जान ले, फिर अपने पास चार्ट है उसमें अपन करेंगे कि पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया है। पठसि, पठथः, पठथ, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। और पठामि, पठावह, पठामह, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो जब हमें पढ़ना है तो हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, जब तुम्हें पढ़ना है तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करें, और जब उसे थर्ड पर्सन को पढ़ना है तो हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करें। तो उत्तम पुरुष में जो कर्ता होता है वो होता है अस्मत्। अस्मत् माने मैं,
और उसके जब रूप चलते हैं 3 वचनों में तो वो बनेंगे अहम, आवाम और वयम। अहम मने मैं अकेला, आवाम मने हम दोनों, और वयम मने हम सब। अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के 3 कर्ता है। और जब हम मध्यम पुरुष में बात करनी होती है हमें, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ोगे, तुमने पढ़ा, तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस तरह के जब प्रयोग करेंगे तो उनके साथ जो कर्ता लगेंगे वो ये 3 कर्ता हैं, त्वम, युवाम और यूयम। और प्रथम पुरुष में जो है जितने भी बाकी के सर्वनाम शब्द हैं वो सारे, और जितने भी बाकी के संज्ञा शब्द हैं वो सारे, बाकी के क्यों, सारे ही संज्ञा शब्द, क्योंकि अस्मद युष्मत तो संज्ञा है ही नहीं, सर्वनाम है। तो सारे संज्ञा शब्द और अस्मद युष्मत को छोड़कर जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही पुरुष बदलेगा हमारी क्रिया बदल जाएगी। सह पठति, वह पढ़ता है, तो पठति, पठता, पठंती प्रथम पुरुष एक वचन में पठति बनता है, और सह तौते प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सह, तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई। पर जैसे ही हमारा कर्ता बदला, सह की जगह हमने त्वम का प्रयोग किया, तुम पढ़ते हो, तो जैसे ही हमारा कर्ता बदला त्वम, वैसे ही ये पठति क्रिया हमारी बदल गई, पठति की जगह हो गया पठसी, त्वम पठसी। और जैसे ही हमने कर्ता बदला अहम, तो इस अहम की जगह हम के आते ही हमारी क्रिया बदल गई, उत्तम पुरुष का हमारा कर्ता है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष में चली गई। अहम पठामि, सह पठति, त्वम पठसी, अहम पठामि। इस तरह से हमें बहुत विचार पूर्वक प्रारंभिक स्तर पर वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जब आप बहुत सारा अभ्यास कर लेंगे तो कभी गलत मुंह से निकलेगा ही नहीं। क्या नर्सरी का बच्चा भी कभी ऐसा कहता है क्या, आई इज गोइंग, यू एम गोइंग? नहीं कहता, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है, उसने बहुत सुना है, और वो आई के साथ एम बिना चूके लगाता है, यू के साथ आर बिना चूके लगाता है। हम हिंदी बोलते समय भी मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, वह के साथ हूं नहीं लगाते, तुम के साथ है नहीं लगाते, वह के साथ हो नहीं लगाते, मैं के साथ है नहीं लगाते। तो ये जो प्रयोग करने की जो विदग्धता है, ये अभ्यास से आ जाती है। तो आप लोग जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, संस्कृत तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से आ जाती है। ये नैव क्लिष्टा न च कठिना, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। चलिए अभी हालांकि 6:37 हो गए, हमको अपना चर्चा सत्र प्रारंभ करना था, पर मुझे लगता है अभी पढ़ाने के लिए 5 मिनट और लगेंगे। हम जो रिसेस के बाद वाला समय होगा उसमें हम शंका निवारण का काम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि पठ धातु वर्तमान काल में लट लकार के रूप लगाने के बाद क्या स्वरूप बनता है। और मैंने आपको जो वीडियोस भेजे थे और जो आपको पीडीएफ भेजा था, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा होगा तो यही सारी बातें घुमा फिरा के वहां कही गई हैं, तो उसके संस्कार आपके दिमाग में होंगे। और इसके पहले भी आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वाक्य निर्माण कर ही रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, अनम्यूट रहकर ही बोलिए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। पठति माने एक पढ़ता है, पठतः माने कोई दो पढ़ते हैं, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष। पठन्ति माने अन्य पुरुष के बहुत सारे लोग, XYZ कोई भी हो सकते हैं, पढ़ते हैं। पर पठसी जैसे ही कहा तो पठसी का मतलब है तू पढ़ता है, पठसी का मतलब वह पढ़ता, मैं पढ़ता हूं, हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है, क्षम्यता, कि इसकी क्रिया से कर्ता वाच्य होता है और कर्ता से क्रिया वाच्य होती है। जैसे ही हमने बोला पठसी, तो त्वम कहने की जरूरत नहीं है, पठसी का मतलब ही है तुम पठसी। हमने कहा पठामी, तो मतलब अहम पठामी, क्योंकि पठसी के साथ तुम के अलावा कोई कर्ता लग ही नहीं सकता, पठामी के साथ अहम के अलावा कोई कर्ता लग ही नहीं सकता। पठसी माने तू पढ़ता है, पठत माने तुम दोनों पढ़ते हो, पठत माने तुम सब पढ़ते हो, पठामी माने मैं अकेला पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ,
पठावह माने हम दोनों पढ़ते हैं और पठामह माने हम सब पढ़ते हैं। इस बात को विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर लगा हुआ लट लकार का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है और जान लेने की है आपके लिए कि जैसे एक मिनट सुनिए तथा हाँ, अभी ना मीटिंग हाँ, एंड बोला? हो जाएगी। हाँ, उसी लिंक पे अच्छा, हाँ, ज्वाइन करने को बोला। हाँ, हमारी यह मीट यहाँ समाप्त हो गई है, पर पाठ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अगली मीट के वीडियो के साथ हम बहुत शीघ्र आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।